लोकसभा चुनाव के परिणाम आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से ठीक 4 दिन बाद लोकसभा के चुनाव परिणाम आने हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट रही पौड़ी गढ़वाल से लेकर राजनीतिक पंडित अपने अपने दावे लगा रहे हैं। बता दें कि इस सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल और बीजेपी से अनिल बलूनी प्रत्याशी थे। क्षेत्रीय दल की बात करें तो यूकेडी से आशुतोष नेगी इस सीट पर प्रत्याशी थे। अब देखने वाली बात होगी कि पूरे चुनाव के दौरान सबसे चर्चित रही ये सीट अब किसके पाले में जाती है। तो आपको बता दें कि पौड़ी पर लगातार एक के बाद एक ये दाव लगाए जा रहे थे और अब ये कयासबाजी भी लगाई जा रही है कि आखिर किसके पाले में पौड़ी सीट होगी। हालांकि पौड़ी सीट पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला रहा है, क्योंकि कांग्रेस से यहां पर गणेश गोदियाल प्रत्याशी रहे और बीजेपी से अनिल बलूनी प्रत्याशी रहे। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है, जा रहे हैं कि किस तरह की चर्चाएं हैं पौड़ी सीट को लेकर के? जी बिल्कुल विशाल, देखिए पौड़ी गढ़वाल लोकसभा जो है वो शुरुआत दौर से ही जो है एक हॉट सीट रही है, चाहे चुनाव परिणाम से पहले या चुनाव परिणाम के बाद की मैं बात करूं, अभी भी जो है लगातार हॉट सीट है और बनी हुई है, क्योंकि राजनीतिक पंडित जो है लगातार अपने हिसाब से इस सीट के मायने लगा रहे हैं। थोड़ी अगर हम नज़र पौड़ी गढ़वाल सीट पर डालें तो पौड़ी गढ़वाल सीट का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो पौड़ी गढ़वाल सीट के अंदर जो है 14 गढ़वाल क्षेत्र की 14 विधानसभाएँ आती है। इसमें रुद्रप्रयाग की कुछ विधानसभाएँ हैं, चमोली की 3 विधानसभाएँ हैं, ऋषिकेश की कुछ ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र है, वहीं रामनगर का कुछ क्षेत्र इस विधानसभा में, इस लोकसभा में आ जाता है। वहीं प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कांग्रेस से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर विधानसभा के प्रत्याशी रहे थे गणेश गोदियाल, वो प्रत्याशी हैं। भाजपा की मैं बात करूं तो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया टीम के जो है मीडिया कोऑर्डिनेटर और पीएम मोदी के राइट हैंड माने जाने वाले अनिल बलूनी सीट से प्रत्याशी थे। हालांकि मामला इसमें सीधा सीधा बीजेपी कांग्रेस का ही बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर क्षेत्रीय दल की अगर हम उठा लें, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व यहाँ पर खो बैठा है, लेकिन अगर बात फिर भी करें तो यूकेडी से जो है आशुतोष नेगी यहाँ पर प्रत्याशी थे। आशुतोष नेगी की मैं अगर बात करूँ तो आशुतोष नेगी वो शख्स है जिन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो मामला था उसको चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोटद्वार का न्यायालय हो, वहाँ पर उठाने में प्रमुखता से अपनी भागीदारी निभाई। अब बात करते हैं इस सीट के समीकरणों पर। पौड़ी गढ़वाल सीट का जो समीकरण है, यहाँ पर जो है बीजेपी लगातार जो है काबिज होते हुए आ रही है। एक दो कुछ समय जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस ने अपना वर्चस्व जमाया था, और इस बार का जो मुकाबला है इसको अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें विशाल, तो यहाँ पर जो मामला इस बार बन रहा है वो 1982 का जो बैटल ऑफ भौगड़ा हुआ था वो इस सीट पर बन रहा था। बैटल ऑफ भौगड़ा की अगर मैं बात करूँ तो 1982 में जब हेमवती नंदन भौगड़ा इस सीट से जो है इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो है कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए जिस समय उस समय कांग्रेस के जो हाई कमान थे उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, वही समीकरण इस बार भी इस सीट पर देखने को मिल रहे हैं। इस बार बीजेपी के तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे, चाहे मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ की, चाहे ऋषिकेश में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, चाहे अमित शाह की रैली हो, तमाम जो दिग्गज नेता थे या नामांकन के दिन खुद ही स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अनिल बलूनी के साथ इस सीट पर नजर आई थी। लेकिन इसके अतिरिक्त गणेश गोदियाल ने जो है कांग्रेस की जो है संगठनात्मक सुस्ती के बावजूद इस सीट पर पूरी जो कमान है वो खुद ही संभाली और लगातार इस चुनाव में धार देने में सफल रहे, और कहीं ना कहीं एक टक्कर का माहौल गणेश गोदियाल ने इस सीट से बनाया था। गणेश गोदियाल हालांकि जब 2022 विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें श्रीनगर का जो कैंट एरिया है वहाँ से 500 वोटों से वो भाजपा प्रत्याशी धन सिंह रावत से वो चुनाव हारे थे, लेकिन अब कांग्रेस ने लोकसभा में उनको जो है प्रत्याशी बनाया था, और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इस सीट को लेकर यहाँ पर आश्वस्त नजर आ रही। थोड़ी बहुत चिंता कांग्रेस की जो है कम हुई थी पौड़ी गढ़वाल को लेकर के, यहाँ पर एक मजबूत प्रत्याशी उनके बीच है, क्योंकि जिस प्रकार से गणेश गोदियाल ने लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क किया। अच्छा, क्योंकि हिमांशु ये भी देखा जा रहा था कि जिस तरह से मुद्दे क्षेत्रीय हावी रहे, चाहे वो अंकिता भंडारी की बात कह लें या और भी तमाम विषय जिनको लेकर के लगातार कांग्रेस हो या फिर निर्दलीय प्रत्याशी हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं भाजपा विकास कार्यों की बात कर रही थी। तो ऐसे में जनता के बीच कौन से मुद्दे ज्यादा हावी देखने को मिले हैं?
विशाल देखिए, एक आपने बहुत बेहतरीन ये बात कही है कि इस सीट पर जो है रोमांच इस बार जो है अन्य सीटों के मुकाबले ये सीट इसलिए भी हॉट रही कि यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी ना होकर पहली बार उत्तराखंड में जो चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहे। चाहे मैं बात करूँ अंकिता भंडारी हत्याकांड की, चाहे मैं बात करूँ रोजगार की, चाहे मैं बात करूँ पलायन की, चाहे मैं बात करूँ बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की, चाहे सड़कों की बात करूँ, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात करूँ। लगातार जो गणेश गोदयाल थे वो लगातार इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे थे या भाजपा प्रत्याशी को घेर रहे थे। और वहीं इस सीट पर दिल्ली और पहाड़ का रहवासी वाला जो समीकरण था वो भी कहीं ना कहीं वो हावी हुआ, क्योंकि गणेश गोदयाल जिस प्रकार से कह रहे थे कि मैंने मुंबई का अपना कारोबार छोड़कर यहाँ पर जो है अपनी राजनीतिक साख बनाई है और पहाड़ों के लिए लगातार काम किया है, लेकिन अनिल बलूनी जो है दिल्ली से आते हैं और सीधा ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। इसके इतर उनका जो अपने गाँव को लेकर भी एक बड़ा बवाल इस सीट पर हुआ था और क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं इस सीट के लिए बहुत इस बार मायने रखते हैं। और लोगों ने जो है राष्ट्रीय मुद्दों का समर्थन, लोगों के बीच जो है क्षेत्रीय मुद्दे काफी चर्चित रहे थे, क्योंकि एक बहुत पीड़ाजनक जो मामला हम सभी ने देखा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसमें अभी तक वीआईपी का खुलासा नहीं हो पाया था। ऐसे मुद्दे जो है पहाड़ों में स्वरोजगार की बात हो या पलायन की बात हो, वो मुद्दे इस सीट पर काफी हावी रहे हैं। और गणेश गोदयाल लगातार इन मुद्दों को लेकर जो है भाजपा को घेरते नजर आए थे, लेकिन जो है अनिल बलूनी जो है वो चाहे राम मंदिर की बात हो, चाहे मोदी जी के विकास विजन की उन्होंने बात, विजन जो है वो स्पष्ट तौर से रखने में कहीं ना कहीं असफल जरूर रहे जनता के बीच, क्योंकि गणेश गोदयाल सीधे तौर पर इमोशनली जो है जनता से कनेक्ट हो रहे थे। चाहे वो गढ़वाली में भाषण देना हो, चाहे स्थानीय लोगों से डायरेक्ट माता बहनों से जो जिस प्रकार से संवाद करना हो, गणेश गोदयाल लगातार उस प्रक्रिया को कर रहे थे और लगातार जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर अनिल बलूनी को के ऊपर जो है वो लगातार हमलावर थे। लेकिन अगर मैं एक समीकरण देखूं तो जो है इस सीट पर अनिल बलूनी जो है गणेश गोदयाल के सवालों का जवाब देने में कहीं ना कहीं असफल रहे और वो बच रहे थे कि जिस प्रकार से काउंटर अटैक एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी पर करता है, अनिल बलूनी वो काउंटर अटैक करने में कहीं ना कहीं असफल रहे। उनके पास एक विजन था, मोदी जी की बात ही वो लगातार कह रहे थे, जबकि गणेश गोदयाल ने अपने संगठन के इतर जो है इस पूरे चुनाव को अपने कमान में लिया और अपने हाथ से लेकर जो है क्षेत्रीय मुद्दे उन्होंने प्रमुखता से उठाए। वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बेहतर बात है और आने वाले टाइम पे अगर विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर गणेश गोदयाल उभरते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए बेहतर होगा, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के ना लेकर गणेश गोदयाल जो है लगातार स्थानीय मुद्दों की बात करता है और जो है उत्तराखंड के लिए ये मुद्दे एक बेहतरीन होंगे, क्योंकि हम पहाड़ी राज्य हैं और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हमको उन मुद्दों पर हावी होना पड़ेगा। अच्छा हिमांशु, क्योंकि एक चीज ये भी देखी गई कि सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री मिले वो पौड़ी सीट से ही लगातार आए और ऐसे में ये भी देखा गया कि जो 14 की 14 विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पाले में थी और ऐसे में फिर भी कांग्रेस लगातार क्षेत्रीय मुद्दे भी उठा रही थी। तो क्या माने जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। हालांकि 4 जून को ये जो नतीजे हैं वो फाइनल हो ही जाएंगे, लेकिन फिर भी किस तरह की चर्चा माने कि क्या निकल करके सामने आ सकता है 4 जून को? जी बिल्कुल विशाल, देखिए 14 विधानसभाओं की आपने बात की, मैं एक चीज़ स्पष्ट करूं, 14 विधानसभाएं में से पहली 13 विधानसभा इसमें बीजेपी के खाते में थी, एक विधानसभा जो थी वो कांग्रेस के खाते में थी, बद्रीनाथ विधानसभा। वहां पर जो है राजेंद्र भंडारी ने चुनाव के ठीक कुछ दिन पूर्व पाला बदलकर वो बीजेपी के खेमे में शामिल हो गए। इस प्रकार अब कह सकते हैं कि जो 14 की 14 विधानसभाएं हैं वो बीजेपी के खेमे में हैं। और यहाँ पर 14 विधानसभाओं में क्योंकि एक पौड़ी विधानसभा की आपने बात की जहाँ से सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिले हैं, चाहे मैं बात करूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत की, चाहे मैं बात करूँ तीरथ सिंह रावत की, रमेश पोखरियाल निशंक की, चाहे मैं बात करूँ भुवन चंद्र खंडूर की, तमाम दिग्गज नेता जो है इसी सीट से उभर कर आए हैं। और पौड़ी जो है उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री देने वाला जो है जिला रहा। और ऐसे में जो है गणेश गोदयाल, क्योंकि 14 विधानसभाओं में अगर आपका एक भी विधायक प्रत्याशी ना हो, पूर्व विधायकों के भरोसे आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पूर्व विधायकों की मैं बात करूं तो जैसे मनोज रावत केदारनाथ विधानसभा से थे या शैला रानी रावत, तमाम जो विधायक हैं उनके भरोसे जो है गणेश गोदयाल चुनाव मैदान में उतर रहे थे। कर्णप्रयाग की मैं बात करूं तो प्रत्याशी जो मुकेश नेगी थे उनके भरोसे लगातार चुनाव कैंपेनिंग चल रही थी। राजेंद्र भंडारी पे एक बड़ा दाव गणेश गोदयाल मान रहे थे। उन्होंने एक बात ये भी कही थी, राजेंद्र भंडारी ने मुझे कृष्ण की तरह मैदान में उतारकर अब खुद रण छोड़कर वो भाग गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक विषय गोदयाल के ले रहा था। लेकिन एक सूझबूझ और राजनीतिक परिचय जिस प्रकार से गोदयाल ने दिया, हावी जो वो जानते थे कि अगर राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होगी तो कहीं ना कहीं वो ये मामला पलट सकता है। इसके इतर उन्होंने जो है जिस प्रकार से क्षेत्रीय मुद्दे उठाए वो एक बेहतरीन प्रयास उनका रहा है। लोगों से जनसंपर्क जितना वो गाँवों में गई, गाँव में जितनी उन्होंने कैंपेनिंग की या
लगातार विधानसभाओं में वो सक्रिय रहे, वो उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर आर्मी वो जो गढ़वाली वोट बैंक है उसको वो साधने में कहीं ना कहीं सफल रहे हैं। महिलाओं को हमने देखा कि किस प्रकार के गणेश गोदयाल की रैलियों में जो है महिलाएं आंसू बहा रही थी, वो एक प्लस पॉइंट बन रहा था। गणेश गोदयाल ने जोशीमठ में जिस प्रकार से बद्रीनाथ विधायक और जो है पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को भी जिस प्रकार से घेरा था, वो एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बन सकता है। पहाड़ में गैरसैंण जो है राजधानी एक बड़ा मुद्दा रहा और गैरसैंण राजधानी की बात को उन्होंने से उठाया, वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बन सकता है। क्योंकि बीजेपी के खाते में यहाँ पर आर्मी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बीजेपी को देगा। नहीं तो मामला जो है अभी 50-50 का बराबर है। कुछ भी कहना इस सीट पर अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अब 3 दिन का इंतजार है, 4 जून को परिणाम आने हैं। उससे पहले कुछ भी कहना एक असमंजस की स्थिति खड़ी करेगा, क्योंकि टक्कर जो है बराबर है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।